गोपालपुर गांव में रघु नाम का एक बहुत ही गरीब और सीधा साधा किसान रहा करता था। उसका जीवन सादगी और कड़ी मेहनत से भरा था। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठ जाता और अपने छोटे से खेत में हल चलाने निकल पड़ता। उसके कंधे पर परिवार का पूरा बोझ था और वह जानता था कि एक दिन की भी ढिलाई उनके पेट पर भारी पड़ सकती है। अक्सर शाम ढलने तक उसके शरीर का रोम रोम दर्द करने लगता, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की एक हल्की मुस्कान रहती थी कि उसने अपने परिवार के लिए कुछ तो किया। कई बार तो ऐसा भी होता कि खाने के लिए अनाज भी मुश्किल से मिलता और उसके बच्चे भूखे ही सो जाते थे। यह देखकर रघु का दिल दर्द से भर जाता, लेकिन वह अपनी हिम्मत नहीं हारता था। एक दिन जब रघु अपने खेत में गहरी लगन से हल चला रहा था, पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थीं, तभी उसके गांव का एक चंचल और बातूनी व्यक्ति कान्हा दौड़ते हुए उसके पास आया। कान्हा की चाल में हमेशा जल्दबाजी दिखती थी, मानो वह हर नई खबर का वाहक हो। रघु, रघु, क्या तुमने एक ऐसी खबर सुनी है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है? कौन सी खबर है कान्हा? तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। चमत्कार से कम नहीं है। हमारे शक्ति मंदिर में एक बहुत बड़े और ज्ञानी महापंडित पधारे हुए हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें भविष्य का इतना सटीक ज्ञान है कि वे किसी के भी हाथ की लकीरें देखकर उसका पूरा जीवन बता सकते हैं। गांव के सभी लोग उनकी शरण में जा रहे हैं, अपना हाथ दिखा रहे हैं और अपने आने वाले कल के बारे में जान रहे हैं। मुझे लगा तुम्हें भी पता होना चाहिए। ये सुनकर रघु के चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे तारों से कोई सवाल कर रहा हो। अगर भविष्य पहले से ही पता चल जाए कान्हा, तो जिंदगी का क्या मजा। जीवन का असली रोमांच तो अनिश्चितता में ही है ना? अगर सब कुछ पहले से तय हो तो फिर जीने की प्रेरणा ही क्या बचेगी। वो सब तो ठीक है रघु, तुम्हारी गहरी बातें मैं समझता हूं, लेकिन मैं खास तौर पर तुम्हारे पास इसलिए आया हूं क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी हालत। देखो, तुम्हारा छोटा सा खेत है जिस पर तुम बड़ी मुश्किल से हल चलाकर अपने परिवार का पेट भरते हो, और जैसा कि तुम खुद भी जानते हो, कई बार तो तुम्हारा परिवार भूखा ही रहता है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी एक जवान पुत्री है सिया, जो अब विवाह के योग्य हो चुकी है। क्या तुमने उसके भविष्य के बारे में सोचा है? रघु के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसकी बेटी सिया उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख थी और उसका भविष्य हमेशा उसकी सबसे बड़ी चिंता रहा था। मैं तेरी बात समझ गया कान्हा। तू केवल यह कहना चाहता है कि मैं भी अपना हाथ पंडित को दिखाऊं और उनसे पूछूं कि मेरे भविष्य में क्या है। क्या मेरे पास कभी धन आएगा जिससे मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकूं या नहीं? हाँ, बिल्कुल। तू भी जाकर पता कर ले कि तेरी किस्मत के सितारे कब तक गर्दिश में रहेंगे। हर किसी के दिन पलटते हैं रघु। क्या तेरे दिन भी पलटेंगे? यह जानने का यह सुनहरा अवसर है। क्या पता तेरी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा हो जो आज तक तुम्हें पता ही न चला हो। यह सुनकर रघु गहरी सोच में डूब गया। उसके मन में कई विचार उमड़ने घुमड़ने लगे। उसकी गरीबी, सिया का विवाह और एक बेहतर कल की उम्मीद। ठीक है कान्हा, तू घर जा। मैं शाम को अपना सारा काम खत्म करके मंदिर में पंडित से जरूर मिलूंगा। अगर मेरे भविष्य में कुछ अच्छा लिखा है तो मुझे जानने में क्या हर्ज है। इतना कहकर रघु फिर से अपने काम में पूरी मेहनत से लग गया और कान्हा वहां से चला गया, अपने काम को अंजाम देने की खुशी में। शाम होते होते जब सूरज पश्चिम में डूबने लगा और आकाश में नारंगी रंग बिखर गया, रघु ने अपने खेत का काम समाप्त किया। उसके शरीर में थकान थी, लेकिन मन में एक नई उम्मीद जगी हुई थी। वह सीधे शक्ति मंदिर की ओर चला गया। मंदिर में भीड़ लगी थी। लोग पंडित जी के दर्शन और अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए आतुर दिख रहे थे। जब रघु की बारी आई और वह पंडित जी के सामने खड़ा हुआ, तो पंडित जी उसे देखकर पूरी तरह से चौंक गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो आम आदमी नहीं देख सकता। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर गरीबी की रेखाएं साफ दिख रही हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक विचित्र चमक है। यह चमक किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है। इसे केवल एक ज्ञानी ही पहचान सकता है। तुम बड़े तकदीर वाले हो। यह सुनकर रघु पूरी तरह से चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी गरीबी के बावजूद उसे तकदीर वाला कहेगा। पंडित जी, मेरी हाथ की लकीरें देखकर बताइए। मेरी एक जवान पुत्री है सिया।
लेकिन मेरे पास उसे विवाह देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। क्या मैं अपनी पुत्री का विवाह कभी कर भी पाऊंगा या नहीं? मेरा पूरा जीवन गरीबी में ही बीता है। क्या यह कभी बदलेगा? मुझे तेरा हाथ देखने की जरूरत नहीं है बेटा। तेरी आंखों की चमक मैंने देख ली है और तेरी किस्मत का फैसला उसी में लिखा है। मैंने तुझे इशारों में बता भी दिया है कि तू बहुत तकदीर वाला है। तुम्हें इसका एहसास बहुत जल्द ही हो जाएगा। तुम्हारी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। धैर्य रखो और अपने कर्म पर विश्वास रखो। इतना कहकर पंडित जी दूसरे भक्तों से मिलने में व्यस्त हो गए। रघु अपने मन में सैकड़ों सवाल लिए हुए अपने घर आ गया। पंडित जी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। घर पहुंचकर उसने सारी घटना अपनी पत्नी आशा और अपनी जवान पुत्री सिया को बताई। पंडित जी ने मेरा हाथ देखे बगैर ही कहा कि मैं बहुत तकदीर वाला हूं। उन्होंने मेरी आंखों में कुछ देखा जो मुझे खुद नहीं दिखता। पिताजी, पंडित जी ने आपको देखकर कहा है। उनके चर्चे दूर दूर तक के राज्यों में प्रसिद्ध हैं। लोग उनकी भविष्यवाणियों पर बहुत विश्वास करते हैं। उन्होंने कुछ देखकर ही ऐसा कहा होगा। शायद हमारी गरीबी के दिन अब दूर होने वाले हैं। अरे, सारा जीवन तो गरीबी में ही बिताया है हमने, और ये हाथ देखने वाले बस यही कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। हमारी तकदीर तो हमारे कर्मों से ही बदलती है, और हमने तो बस मेहनत ही की है। मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं होता। अपनी पत्नी की बात सुनकर रघु मुस्कुराने लगा। उसे आशा की व्यावहारिकता समझ में आ रही थी, लेकिन उसके मन में पंडित जी के शब्दों की एक हल्की सी उम्मीद अब भी बाकी थी। अगले दिन रघु फिर से अपने खेतों में चला गया, जैसे रोज जाता था, लेकिन आज उसके कदमों में एक नई ऊर्जा और उसके मन में एक अनकही उम्मीद थी। एक दुर्भावनापूर्ण नजर दोपहर का समय था। सूर्य सिर पर तप रहा था और खेत में रघु खड़ी मेहनत कर रहा था। घर पर आशा ने अपनी बेटी सिया को खाना देते हुए कहा, अपनी पिताजी को खेत में जाकर खाना दे आ बेटी। बेचारे अकेले भूखे इतनी मेहनत कर रहे होंगे, उन्हें तेरी जरूरत है। सिया मुस्कुराती हुई खाना लेकर चल दी। उसके मन में पिता के प्रति असीम प्रेम और कर्तव्य का भाव था। वह रास्ते भर गुनगुनाती रही, प्रकृति का आनंद लेती हुई आगे बढ़ रही थी। वह अभी आधे रास्ते तक ही पहुंची थी कि तभी उसे गांव का सबसे धूर्त और अहंकारी व्यक्ति मुखिया ज्ञानचंद अपने साथी लाखन के साथ मिल गया। ज्ञानचंद अपनी धन दौलत और प्रभाव का हमेशा नाजायज फायदा उठाता था। उसकी निगाहें अक्सर गांव की भोली भाली लड़कियों पर रहती थीं। अरे मेरी नन्ही परी सिया, मैंने बहुत ही सुंदर लड़कियां देखी हैं, लेकिन तेरे जैसी सुंदरता मैंने कभी नहीं देखी। सच बताऊं तो तुम पर न जाने कब से मैं अपना मन हार बैठा हूं। तुम इतनी मोहिनी हो कि मैं तुम्हें देखकर अपना होश खो बैठता हूं। सिया का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसे ज्ञानचंद की घटिया नीयत साफ दिख रही थी। आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे पिता की उम्र के हैं, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। अपनी बेटी की उम्र की लड़की से इस तरह बात करते हुए आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप जैसे नीच व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर ज्ञानचंद के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। उसका अहम घायल हो गया था। देख सिया, अभी भी समय है, मेरी बात मान जा। मैं तुझे इतना धन दूंगा कि तेरी माँ और पिताजी की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यह सब कैसे हुआ। देख, तेरा पिता तेरा ब्याह कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास छोटा सा खेत है जिस पर वह तेरा और अपनी पत्नी का बड़ी मुश्किल से पेट भर पाता है। तेरा विवाह वह क्या खाकर पाएगा? मैं तुझे वह सब दे सकता हूं जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सिया गुस्से से पांव पटकती हुई और ज्ञानचंद को घृणा भरी नजरों से देखती हुई वहां से चली गई। वह तेजी से खेतों की ओर भागी ताकि जल्द से जल्द अपने पिता के पास पहुंच सके। यह देखकर ज्ञानचंद का साथी लाखन, जो थोड़ा समझदार था, ज्ञानचंद से बोला, ज्ञानचंद, सिया तुम्हें कभी घास नहीं डालेगी। और क्यों डालेगी? तुम उसके पिता की उम्र के हो। वह तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। तुम्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। यह सुनकर ज्ञानचंद क्रोधित होते हुए लाखन से बोला। उसकी आंखों में एक नई साजिश की चमक थी। देखना लाखन, एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि यह सिया स्वयं अपनी मर्जी से मेरे हवाले होकर आएगी। उसे मेरे पास आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। इतना कहकर ज्ञानचंद गुस्से से वहां से चला गया। उसके मन में एक नई और घिनौनी योजना बन रही थी। इधर सिया अपने पिता को खाना देने
खेत में चली गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। रघु ने अपनी बेटी के चेहरे पर गुस्सा देखकर उससे पूछा। सिया ने गुस्से से सारी घटना बताते हुए अपने पिता से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। ज्ञानचंद ने मेरी नाक में दम कर दिया है पिताजी। उसे मुझसे ऐसी बातें करने में शर्म क्यों नहीं आती? वह हर बार मुझे परेशान करता है। रघु की आंखों में क्रोध झलक आया। वह ज्ञानचंद को बचपन से जानता था और उसकी नीच हरकतें उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। मैं ज्ञानचंद को जवानी से जानता हूं। जब वह जवान था तो गांव की स्त्रियों पर बुरी नजर रखता था, उनकी इज्जत से खेलता था। उसकी इन हरकतों से उसकी अपनी पत्नी भी बहुत ज्यादा परेशान थी और उसने कई बार उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह कभी नहीं सुधरा और लगता है कि वह बुढ़ापे में भी नहीं सुधर रहा है। तू उससे दूर रह बेटी, उसे मुंह लगाना बेकार है। वह अपने धन और रसूख का नाजायज फायदा उठाता है और किसी की भी परवाह नहीं करता। सिया चुपचाप अपने घर चली गई। उसके मन में भय और घृणा दोनों थी। कुछ दिनों बाद ज्ञानचंद अपने हवेली में लाखन के साथ बैठा था। अपने दिमाग में नई चालें बुन रहा था। सिया को पाने की उसकी इच्छा जुनून बन चुकी थी। लाखन, तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है, कोई योजना क्यों नहीं बताता? दिन पर दिन सिया को पाने की मेरी तड़प बढ़ती जा रही है। मैं उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता हूं, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े। ज्ञानचंद, इसके लिए आपको बहुत ही दिमाग से काम लेना पड़ेगा, और वो भी बहुत ही चतुराई से। ये मामला सीधा नहीं है। और वो कैसे? लाखन, जल्दी बता। देखो, गांव में ऐसा कोई भी किसान नहीं है जिसने आपसे कर्ज ना ले रखा हो। हर कोई आपके एहसानों तले दबा है, लेकिन रघु ऐसा नहीं है। वह अपने परिवार को भूखा देखना तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन तुमसे कर्ज लेना बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है कि तुम कितने नीच हो। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह तुमसे कर्ज लेने पर मजबूर हो जाए, और एक बार जब वह कर्ज ले लेगा तो तुम उसके ऊपर भारी ब्याज लगाकर उसे डरा धमका कर उसकी बेटी से ब्याह करने के लिए तैयार करवा सकते हो। यह एक शातिर चाल होगी। यह सुनकर ज्ञानचंद बुरी तरह से चौंक गया। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। कुछ देर बाद उसके होठों पर एक मक्कारी भरी भयानक मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में लालच और दुष्टता साफ झलक रही थी। लाखन, उसके लिए कर्ज देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक बेहतर तरीका मिल गया है। काफी समय पहले रघु ने मुझसे एक छोटा सा कर्ज लिया था, जो उसने ईमानदारी से चुका दिया था, लेकिन उस वक्त कोई भी गवाह मौजूद नहीं था और मैंने कोई लिखा पढ़ी भी नहीं की थी। इसलिए मैं गांव में यह झूठ फैलाऊंगा और कहूंगा कि रघु ने बरसों पहले मुझसे कर्ज लिया था, जो उसने आज तक नहीं चुकाया। फिर मैं उस पर भारी ब्याज लगाकर इतना बड़ा चढ़ा दूंगा कि उसकी कुल रकम इतनी हो जाएगी कि उसका खेत हड़प लूंगा। और एक बार जब रघु के पास उसका खेत नहीं रहेगा तो उसके पास अपनी पुत्री सिया को मेरे हवाले करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। वह बेबस हो जाएगा। यह मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। अगले दिन रघु अपने खेत में हमेशा की तरह काम कर रहा था। अपने पसीने से मिट्टी को सींच रहा था, जब तभी वहां ज्ञानचंद अपने साथी लाखन के साथ आ गया। ज्ञानचंद के चेहरे पर विजय का भाव था और उसकी चाल में अहंकार। रघु, बरसों पहले तुमने मुझसे कर्ज लिया था, वो तुमने आज तक नहीं चुकाया। ब्याज मिलाकर अब रकम इतनी हो चुकी है कि तुम्हारा यह खेत मेरा हो चुका है। कल तक इस खेत को खाली कर देना, नहीं तो मैं तुम्हें जबरदस्ती धक्के मारकर खेत से बाहर निकाल दूंगा। तुम्हारी यह जमीन अब मेरी है। इतना कहकर ज्ञानचंद और लाखन हंसते हुए वहां से चले गए। रघु को अपनी किस्मत पर रोने के लिए छोड़ गए। रघु अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उसके सारे सपने टूटते हुए दिख रहे थे। हे भगवान, ज्ञानचंद तो अत्याचार पर उतर आया है। मैंने तो उसका कर्ज चुका दिया था। ये सब सिया की वजह से हो रहा है। मुझे मुखिया बलराम जी से मदद मांगनी होगी। वह गांव के सबसे निष्पक्ष व्यक्ति हैं। रघु दौड़ता हुआ मुखिया बलराम जी के पास गया और उन्हें सारी घटना विस्तार से बताते हुए बोला। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी थी। मुखिया जी, ज्ञानचंद की नजर मेरी पुत्री सिया पर है, इसलिए उसने यह सारा नाटक रचा है। उसने मुझसे झूठ बोला है। मैंने अपना कर्ज चुका दिया था। मुझे बचा लीजिए मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए। रघु, जब तुमने कर्ज चुकाया था तो कोई लिखा पढ़ी या कोई कागज तुम्हारे पास है नहीं। ज्ञानचंद इसी बात का फायदा उठा रहा है। अगर वह सीधे तुम्हारी पुत्री पर हाथ डालता तो सारा गांव उसके खिलाफ हो जाता। इसलिए उसने यह धूर्त चाल चली है। उसने तुम्हारे खेत पर कब्जा करने की धमकी दी है। एक बार जब तुम्हारे खेत पर कब्जा हो जाएगा
तुम बेरोजगार हो जाओगे और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, तब वह अपनी मनमानी कर सकता है। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। रघु चुपचाप अपने घर चला गया। उसके मन में एक बड़ा तूफान उठ रहा था। उसने सारी घटना अपनी पुत्री सिया और अपनी पत्नी आशा को बताई। अगर उसने आपसे आपका खेत छीन लिया तो फिर हमारा परिवार तो भूखा मर जाएगा। हम क्या खाएंगे और फिर हम अपनी सिया का विवाह कैसे करेंगे? हमारा तो कोई सहारा ही नहीं बचेगा। यह सुनकर रघु भी फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अरे अरे, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा आशा। मेरा मन तो कर रहा है कि आत्महत्या कर लूं। मुखिया जी से मदद मांगी पर उन्होंने भी किसी तरह का साथ नहीं दिया और गांव का कोई भी व्यक्ति ज्ञानचंद के खिलाफ बोलने की सोच भी नहीं सकता क्योंकि वह बहुत प्रभावशाली और क्रूर है। अब हमारा क्या होगा? पिताजी, ये सब मेरी सुंदरता के कारण हो रहा है। काश मैं इतनी सुंदर ना होती तो यह सब कभी नहीं होता। मैं ही इस परिवार की बर्बादी का कारण हूँ। बिटिया, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है बेटा। तुम तो हमारी खुशी हो। यह सब उस ज्ञानचंद की नीचता की वजह से हो रहा है। अगले दिन रघु अपने खेत में गया, यह देखने के लिए कि क्या ज्ञानचंद ने सचमुच उस पर कब्जा कर लिया है। तभी वहां ज्ञानचंद लाखन के साथ आ गया। ज्ञानचंद ने रघु को बेरहमी से धक्के देकर उसके खेत पर कब्जा कर लिया। रघु निराशा और अपमान से टूटकर घर लौट आया। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। समय ऐसे ही बीतने लगा और धीरे धीरे रघु के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। उनके पास खाने को दाना नहीं था और उनके शरीर कमजोरी से टूटने लगे थे। यह सब सिया से नहीं देखा गया। अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों की हालत देखकर सिया फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल टुकड़ों में बंट गया था। रात के समय जब सारा गांव सो रहा था, सिया चुपचाप अपने घर से निकली और ज्ञानचंद की आलीशान हवेली में चली गई। हवेली के बड़े दरवाजे को उसने हिम्मत करके खटखटाया। ज्ञानचंद ने दरवाजा खोला और सिया को देखकर चौंक गया। उसकी आंखों में अविश्वास और खुशी दोनों थी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? सिया, तुम यहाँ? मेरे पिताजी का खेत वापस कर दो और तुम जो चाहते हो अपनी मनमानी कर लो। मैं अपने माता पिता को भूखा नहीं देख सकती। मैं तुम्हारे सामने समर्पण करने को तैयार हूँ। सोच लो सिया, एक बार हवेली में आ गई तो अब यहाँ से तुम्हारे कदम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। बस मेरी एक शर्त है। मेरे पिता को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ और उन्हें कभी नहीं पता लगना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर उन्हें पता लग गया तो वह और मेरी माँ जीते जी मर जाएंगे। उन्हें यही लगना चाहिए कि मैं कहीं अचानक गुम हो गई हूँ या शायद किसी अनजानी जगह पर चली गई हूँ। कुछ दिन तक रोकर वह सब्र कर लेंगे, यह सोचकर कि शायद मैंने आत्महत्या कर ली या मर गई। मैं उनकी नजरों में कभी गिरना नहीं चाहती। वाह, मेरी तो मुराद भी पूरी हो गई। ठीक है सिया, ऐसा ही होगा। तुम्हारे पिता को कभी पता नहीं चलेगा। जाओ, जाकर कमरे में राजकुमारी की तरह सो जा। सुबह तुझसे बात करूंगा। सिया रोती हुई ज्ञानचंद के कक्ष में चली गई। उसका दिल दर्द से भरा था, लेकिन उसके मन में अपने परिवार को बचाने का संतोष भी था। अगले दिन सुबह जब रघु ने घर पर सिया को लापता पाया तो वह घबरा गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। लीला भी रोते हुए बोली, रघु, हमारी सिया कहाँ गई? चलो जाकर मुखिया बलराम जी को लेकर ज्ञानचंद की हवेली पर चलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्ञानचंद हमारी सिया को जबरन उठा ले गया हो। मुझे उस पर पहले से ही शक था। रघु रोता हुआ मुखिया बलराम जी के पास गया और उन्हें सारी घटना बताते हुए बोला। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी थी। मुखिया जी, मेरी पुत्री कल से गायब है। मुझे नहीं पता वह कहाँ है। मैं जानता हूं कि मेरी पुत्री पर काफी समय से ज्ञानचंद की नीयत खराब थी। अगर उसने उसका अपहरण किया है तो मुझे उसे लौटा दो। मेरी मदद कीजिए मुखिया जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। मेरी मदद कीजिए। मुखिया बलराम जी को रघु का रोना सहन नहीं हुआ। उनका मन भी दर्द से भर गया। घबराओ मत रघु, तेरी पुत्री को कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है वह ज्ञानचंद के पास ही होगी। चलो ज्ञानचंद की हवेली चलते हैं और उससे सीधे बात करते हैं। मुखिया बलराम रघु को लेकर ज्ञानचंद की हवेली पर चला गया। ज्ञानचंद को देखकर रघु बोला, ज्ञानचंद, मेरी पुत्री कल से गायब है। मैं जानता हूं कि मेरी पुत्री पर काफी समय से तुम्हारी नीयत खराब थी। अगर तुमने उसका अपहरण किया है तो मुझे उसे तुरंत लौटा दो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रघु, तेरा दिमाग तो ठीक है। ये सच है कि मैं तेरी पुत्री को पसंद करता था, लेकिन मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूं
कि दिन दहाड़े उसका अपहरण करूं। मुझे तेरी पुत्री के बारे में कुछ नहीं मालूम। चल जा यहां से, मुझे परेशान मत कर। ज्ञानचंद, रघु और उसकी पत्नी बहुत परेशान है। तुमने उसकी जमीन पर भी कब्जा कर रखा है। यह सरासर गलत है। कम से कम उनकी जमीन तो वापस कर दो। ठीक है मुखिया जी, अगर ऐसी बात है तो मैं उसकी जमीन इसे वापस करता हूं। अब यह अपने खेत में जब चाहे तब खेती कर सकता है। अब तो विश्वास हो गया ना कि तुम्हारी पुत्री मेरे पास नहीं है। मैं उसकी जमीन वापस कर रहा हूं, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। रघु दुखी होकर मुखिया बलराम के साथ वापस चला गया। उसके मन में उम्मीद की एक किरण टूटी और उसकी निराशा और बढ़ गई। उसने अपनी पत्नी आशा से रोते हुए कहा, पंडित जी तो कह रहे थे कि मैं बहुत तकदीर वाला हूं। क्या खाक तकदीर वाला हूं? मेरी पुत्री कहां गई मुझे कुछ मालूम नहीं। एक वही तो मेरे जीने का आसरा था। अब मैं कैसे जीऊंगा? आशा भी फूट फूट कर रोने लगी। उनके जीवन में अब केवल अंधकार ही अंधकार था। सुबह के समय ज्ञानचंद सिया के कक्ष में जा पहुंचा। सिया डरी हुई आंखों से ज्ञानचंद को देख रही थी। उसकी आंखें रात भर के आंसुओं से सूजी हुई थीं। लगता है तुम रात भर सोई नहीं। जिस लड़की को पता हो कि कोई उसकी इज्जत लूटने जा रहा है, वह कैसे सो सकती है? मेरा तो सब कुछ तबाह हो गया है। तभी वहां लाखन आ गया। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। ज्ञानचंद, आपका मकरानी नगर वाला मित्र शिखर आपसे मिलने आया है। वह बहुत देर से इंतजार कर रहा है। यह सुनकर ज्ञानचंद चौंक पड़ा। शिखर उसका पुराना और शातिर व्यापारिक साझेदार था। लाखन, उसे बाहर ही बैठा कर रखना, अंदर मत लाना। अगर उसने सिया को देख लिया तो। ज्ञानचंद इतना ही कह पाया था कि तभी शिखर वहां पर आ पहुंचा और सिया को फटी हुई आंखों से घूरने लगा। सिया और भी बुरी तरह से डर गई। उसकी हालत देखकर शिखर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। अरे ज्ञानचंद, इतनी सुंदर लड़की तुमने अपने घर में रखी है और मुझे खबर तक नहीं की। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। अब ये मेरी होने वाली पत्नी है। मैंने इसे अपने लिए रखा है। होने वाली है लेकिन हुई तो नहीं ना। और जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है। इस उम्र में क्या विवाह करोगे? तुम्हें शादी से ज्यादा व्यापार पर ध्यान देना चाहिए। मुझे यह लड़की चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। यह सुनकर सिया फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल टूट गया था। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ? ज्ञानचंद बड़ी मुश्किल से शिखर को कमरे से बाहर ले गया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। ज्ञानचंद और शिखर के बीच बाहर एक गंभीर बातचीत शुरू हुई। ज्ञानचंद, मत भूल, वर्षों पहले हम दोनों किसी कारोबार में साथ साथ थे। तुम और मैं, हम दोनों मिलकर लड़कियों का अपहरण करवाते थे और उन्हें बड़े व्यापारियों को ऊंचे दाम पर बेचते थे। वह हमारा सबसे मुनाफे का धंधा था। सिया बहुत सुंदर है ज्ञानचंद। उसके अच्छे दाम मिलेंगे क्योंकि मैं अब भी वही व्यापार करता हूं। यह तुम्हारे लिए एक बड़ा मौका है। ठीक है शिखर, अगर ऐसी बात है तो मैं सिया को तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूं। लेकिन जितने दाम में तुम सिया को बेचोगे उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए। यह मेरा आखिरी फैसला है। यह सौदा मंजूर है। यह लड़की मेरे लिए बहुत बड़ा मुनाफा लाएगी। दोपहर के समय सिया को भोजन में बेहोशी की दवा दी गई। उसे पता भी नहीं चला कि उसके साथ क्या होने वाला था। अगली सुबह जब सिया की आंख खुली तो उसने खुद को एक अनजान भव्य हवेली में पाया। वह बुरी तरह से चौंक गई। ये कौन सी हवेली है? ये तो ज्ञानचंद की हवेली नहीं है। मैं कहाँ आ गई हूँ? तभी वहां पर एक और स्त्री आई जिसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर निराशा। हाँ बेटी, यह तुम्हारे गांव के ज्ञानचंद की हवेली नहीं है। यह मकरानी नगर के सबसे अमीर और क्रूर व्यापारी शिखर की हवेली है। यहाँ पर लड़कियों को अपहरण करके लाया जाता है और फिर उन्हें दूसरे राज्यों के धनी व्यापारियों को मुंह मांगी कीमत पर बेचा जाता है। यकीनन ज्ञानचंद ने शिखर के साथ तुम्हारा सौदा कर दिया है। तुम अब एक वस्तु बन गई हो। सिया फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। अब मैं क्या करूं? मेरा तो कोई सहारा भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा परिवार? मेरा नाम रूपमती है। वर्षों पहले मैं अपनी सहेलियों के साथ एक मेले में गई थी। एक खिलौनों की दुकान पर रुकी थी। मुझे नहीं पता था कि वह दुकानदार इस मक्कार शिखर का साथी है। उसने अच्छे खिलौने दिखाने के बहाने मुझे अंदर बुलाया। फिर उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। मेरी आंख जब खुली तब मैं इसी हवेली में थी। यहाँ पहले से 3 स्त्रियां थीं जिन्हें अलग अलग राज्यों के व्यापारी खरीद कर ले गए। अब बस मैं बची थी और अब तुम भी आ गई हो सकता है कुछ दिनों बाद हम दोनों को भी बेच दिया जाएगा।
हमें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। एक राजकुमार का आगमन उधर हवेली के बाहर शिखर ध्यानचंद के नौकर लाखन के साथ बैठा था। वे व्यापार की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। क्या तुम्हारे ज्ञानचंद को मुझ पर भरोसा नहीं है? उसने तुम्हें मेरे साथ क्यों भेजा? व्यापार के मामले में तो ज्ञानचंद किसी पर भरोसा नहीं करता, इसीलिए ही मुझे आपके साथ भेजा है, ताकि जो भी सौदा हो मेरी आंखों के सामने हो। वह चाहता है कि उसका हिस्सा उसे सही सलामत मिल जाए। शाम को चंद्रपुर का एक बड़ा व्यापारी आने वाला है। इस वक्त मेरे पास रूपमती है, लेकिन मुझे भरोसा है कि अगर उसने सिया को देख लिया तो उसे वहीं पसंद आएगी। सिया से हमें बहुत बड़ा मुनाफा मिलेगा। शाम के समय एक सुंदर और तेजस्वी नौजवान दो मजबूत व्यक्तियों के साथ हवेली में दाखिल हुआ। उसकी चाल में शाही अंदाज था। मैं ही शूरसेन का चंद्रपुर का मशहूर व्यापारी हूँ, जिसका तुम्हें इंतजार था। मुझे बताया गया है कि तुम्हारे पास कुछ अनमोल चीजें हैं। मुझे आपका ही इंतजार था महाशय। इस वक्त मेरे पास दो सुंदर लड़कियां हैं। आप जिसे चाहें वह आपकी हो जाएगी। दोनों ही अनमोल हैं। ठीक है, पहले मैं उन दोनों को देखना चाहता हूँ। मुझे अपनी पसंद खुद करनी है। शिखर ने लाखन को इशारा किया। लाखन व्यापारी को सिया और रूपमती के कक्ष की ओर ले गया। कक्ष में पहुंचकर व्यापारी ने दोनों लड़कियों को गौर से देखा। उसकी निगाहें एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुई। फिर सिया की ओर इशारा करते हुए बोला, ये लड़की कौन है? मैं इससे अकेले में बात करना चाहता। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आप जितनी देर चाहें बात कर सकते हैं। शिखर ने रूपमती को बाहर जाने का इशारा किया। रूपमती नीची नजर किए हुए चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। व्यापारी ने कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया और फिर सिया को गहरी निगाहों से घूरने लगा। सिया नीची नजरें किए हुए खड़ी थी। उसकी टांगें डर से कांप रही थीं। कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे केवल सिया की तेज धड़कनें ही तोड़ रही थीं। तुम्हारी आंखों में मासूमियत और दुख दोनों दिख रहे हैं। तुम्हारी यह मासूमियत बता रही है कि तुम बहुत ही गरीब घर की हो और तुम्हें अच्छे संस्कार मिले हैं। मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। अपनी दुख भरी कहानी सुनाओ। अपनी दुख भरी कहानी सुनाने से क्या फायदा? आप तो मुझे खरीदने आए हैं ना, जैसे मैं सड़क पर पड़ी कोई वस्तु हूँ जिसका कोई मोल नहीं। मेरा जीवन अब एक सौदा बन गया है। इतना कहकर सिया फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल टूट चुका था। लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद ही मैं कोई फैसला कर पाऊंगा। सिया ने रूंधे हुए गले से अपने जीवन की पूरी कहानी सुना दी। कैसे वह भूख से तड़पते अपने माता पिता की आंखें नहीं देख सकी और कैसे उसने अपने परिवार को बचाने के लिए ज्ञानचंद के सामने समर्पण कर दिया। उसने अपने साथ हुई हर क्रूरता और बेबसी को बताया। यह सुनकर व्यापारी की आंखों में क्रोध चमकने लगा। उसकी वेशभूषा एक व्यापारी की थी, लेकिन उसकी आंखें किसी राजा के समान न्याय की प्यासी थीं। डरो मत सिया, मैं तुम्हें खरीदने नहीं, तुम्हें आजाद कराने आया हूँ। मैं कोई साधारण व्यापारी नहीं, बल्कि इस राज्य का राजकुमार अर्जुन हूँ, राजा वीरेंद्र का पुत्र। काफी समय से मुझे सूचना मिल रही थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ बहुत गलत चल रहा है। लड़कियों का अपहरण हो रहा है और उनका व्यापार हो रहा है। इसलिए मुझे व्यापारी का वेश धारण कर यहाँ आना पड़ा, ताकि मैं खुद इस अपराध का पता लगा सकूं। यह सुनकर सिया की आंखों से खुशी और राहत के आंसू बहने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच था। राजकुमार अर्जुन ने कमरे का किवाड़ खोला। उसके साथ आए दोनों व्यक्ति असल में शाही सैनिक थे। अर्जुन ने आंखों से इशारा किया, जाओ और शाही सैनिकों को अंदर ले आओ। इस हवेली को घेर लो। दोनों सैनिक तुरंत बाहर निकल गए। कुछ ही देर में शाही सैनिकों की एक विशाल टोली वहां पहुंच गई। हवेली चारों ओर से घेर ली गई। शिखर और उसके साथी लाखन को तुरंत बंदी बना लो, कोई भी भागने न पाए। शिखर और लाखन चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका पर्दाफाश हो चुका था। ये आप क्या कह रहे हैं? आप कौन हैं? आप तो व्यापारी थे। मैं व्यापारी नहीं, राजकुमार अर्जुन हूँ। मैं एक गुप्त सूचना पर जांच पड़ताल करने आया था और तुम दोषी पाए गए हो। तुम न जाने कब से मजबूर लड़कियों की गरीबी का फायदा उठाकर उनका व्यापार कर रहे हो। तुमने अनगिनत जिंदगियां बर्बाद की हैं। अब तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी और वह सजा है फांसी। शिखर और लाखन गिड़गिड़ाते रहे, दया की भीख मांगते रहे, लेकिन राजकुमार अर्जुन नहीं झुका। उसने न्याय का रास्ता चुना था। राजकुमार अर्जुन ने रूपमती को सुरक्षित उसके गांव पहुंचा दिया और सिया को अपने साथ महल ले आया। महल पहुंचकर राजकुमार अर्जुन ने अपने पिता राजा वीरेंद्र और माता रानी मीरा को पूरी घटना विस्तार से बताई। राजा और रानी दोनों ही अपने पुत्र के साहस और न्यायप्रियता से अत्यंत प्रभावित हुए। तूने मेरा सीना गर्व से ऊंचा कर दिया है अर्जुन।
तूने बहुत बड़ा कार्य किया है। तुमने न केवल इन लड़कियों को आजाद कराया, बल्कि राज्य से एक बड़े अपराध को भी जड़ से उखाड़ फेंका है। उस दिन से सिया राजमहल में रहने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका जीवन इस तरह से बदल जाएगा। एक दिन राजकुमार अर्जुन सिया की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला। उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। सिया, अगर मैं तुमसे एक बात कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? ये मेरे दिल की बात है। कौन सी बात राजकुमार, मुझे बताइए। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ सिया। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हारी मासूमियत और साहस को देखा, तभी से मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। ये केवल दया नहीं है, ये सच्चा प्रेम है। यह सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक राजकुमार जो उसके जैसी गरीब लड़की से विवाह करने को तैयार था। अगर आप मुझ पर तरस खाकर विवाह करना चाहते हैं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं राजकुमार। मैं यह सब स्वीकार नहीं कर सकती। नहीं सिया, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उसी क्षण से मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी सच्चाई ने मेरे दिल को छू लिया था। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। यह सुनकर सिया मुस्कुरा उठी। उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना अब साकार होने वाला था। राजकुमार अर्जुन और सिया का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से संपन्न हुआ। यह एक ऐतिहासिक विवाह था। कुछ दिनों बाद राजकुमारी सिया राजकुमार अर्जुन और शाही सैनिकों के साथ अपने गांव गोपालपुर पहुंची। गांव में सिया के पिता रघु और माता आशा ने अपनी बेटी को राजकुमारी के रूप में देखकर आश्चर्य से भर गए। उनकी आंखों में आंसू और खुशी दोनों थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने खो दिया था, अब एक राजकुमारी बन चुकी थी। जाओ, उस ज्ञानचंद को घसीटते हुए बंदी बनाकर यहाँ ले आओ। उसने बहुत अत्याचार किए हैं। कुछ ही देर में सैनिक ज्ञानचंद को पकड़कर अर्जुन के सामने ले आए। सिया को राजकुमारी के रूप में देखकर ज्ञानचंद भय से कांपने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। क्या हुआ ज्ञानचंद? ये सोच रहे हो ना कि जिसे तुमने बेच दिया था वो आज राजकुमारी बन चुकी है। तुम्हारे साथी लाखन और शिखर पहले ही कारागार में हैं। अब तुम भी वहीं जाओगे और कुछ ही दिनों के बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। तुम्हें तुम्हारे हर गुनाह की सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी सिया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गलती की, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। तुम्हारे जैसे पापियों को माफ नहीं किया जा सकता। तुमने कई जिंदगियां बर्बाद की हैं। सिया ने सैनिकों को इशारा किया। सैनिक ज्ञानचंद को घसीटते हुए ले गए। तभी गांव का मुखिया बलराम और वही पंडित जिन्होंने रघु को तकदीर वाला कहा था, वहां आ पहुंचे। मैंने कहा था ना रघु, तू बहुत तकदीर वाला है। देख, तेरी बेटी का विवाह किसी आम आदमी से नहीं बल्कि इस राज्य के राजकुमार से हुआ है। तेरी तकदीर पलट गई है। तकदीर के खेल बड़े ही निराले होते हैं, इन्हें समझना बहुत मुश्किल है। यह कहकर पंडित वहां से मुस्कुराते हुए चले गए। रघु और आशा ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उनका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था।